नमस्कार, मैं हूं निर्दोष मोजेस और एक बार फिर से आपके सामने सियासत का संग्राम जो अभी तक छिड़ा हुआ है, क्योंकि मुख्यमंत्री अभी तक बने नहीं हैं, शपथ नहीं ली है, तो इसके बाद तक जो है सियासत का जो है गर्मा गर्म चल रही है। इससे पहले हम सियासत की बात करेंगे तो उससे पहले हम आपको बताएंगे, क्योंकि अब तक सर्वे में जो आ रहा था वो ये आ रहा था कि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया थे वो लगातार आगे चल रहे थे, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ के रूप में एक बड़ी जीत हासिल की है। उस जीत के मायने बदल गए हैं और उस जीत से एक योगी आदित्यनाथ का कद जो है वो बेहद बड़ा बनकर एक बार उभरा है और 2024 की संभावनाएं व्यक्त कर रहा है कि वो लगातार 2024 के प्रबल प्रत्याशी, प्रबल दावेदार के रूप में सामने आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम योगी आदित्यनाथ के बारे में बताएं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ तो अब मुख्यमंत्री समझ लीजिए बन ही चुके हैं, क्योंकि उनके नेतृत्व में जो सुपड़ा साफ हुआ है समाजवादी पार्टी का, बुरा हाल हुआ है समाजवादी पार्टी का, इससे बुरा हाल कभी नहीं हुआ होगा। तो इससे पहले कि हम बीजेपी के बारे में बताएं, उससे पहले हम आपको ले चलते हैं सीधे अखिलेश यादव की कारस्तानियाँ जो हुई थी और जिस वजह से वो चुनाव हारे हैं। इसकी कई चीज़ें सामने आई हैं कि उन्होंने जो चुनाव हारा है। सबसे पहले तो जो उनके गठबंधन थे, उन गठबंधनों के बारे में अगर एनालिसिस किया जाए तो सबसे पहले तो यही बात होगी कि उन्होंने दलितों को बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। अब दलितों को तवज्जो कैसे नहीं दी, इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं कि चंद्रशेखर रावत जो लगातार कई बार अखिलेश यादव से मिले, यानी चुनावों से काफ़ी पहले, यानी 7-8 महीने पहले से वो अखिलेश यादव के संपर्क में थे, लेकिन अखिलेश यादव ने एक बार भी उनको तवज्जो नहीं दी, जिस वजह से दलित वोट जो था वो समाजवादी पार्टी की तरफ बिल्कुल नहीं गया। और ये सारा फ़ायदा किसको हुआ? बीजेपी को, क्योंकि मायावती की तरफ उनको जाना नहीं था, क्योंकि मायावती शायद चुनाव जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही थी। वो शायद 1 या 2 बार मुश्किल से फील्ड में आई थी, जब उन्होंने अपने प्रत्याशी को लिए कुछ रैली की थी या कुछ सभाएं की थी, लेकिन इसके बाद उन्होंने बिल्कुल जो उनका अपना वोट बैंक था, यानी दलित समाज जो था, उसको बिल्कुल भूल चुकी थी। तो दूसरे ऑप्शन में दलित समाज के लिए अगर कोई था तो वो थे चंद्रशेखर रावत, जो तेज़ी से उभरते हुए आ रहे थे इन चुनाव में, यानी चुनाव जो 2022 में चुनाव चल रहे थे उसमें उभरते हुए लगातार वो आ रहे थे। लेकिन अखिलेश यादव ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती की कि उन्होंने चंद्रशेखर रावत को बिल्कुल तवज्जो नहीं दी, यानी कि आखिरी समय तक चंद्रशेखर रावत ने लगातार उनसे कहा कि मुझे 2 सीट ही दे दीजिएगा, 4 सीट ही दे दीजिएगा, मगर अखिलेश यादव ने यहाँ पर फिर से एक बार बड़ी गलती की और उन्होंने चंद्रशेखर रावत को जरा सी भी तवज्जो ना देकर अपने गठबंधनों में उलझे रहे। दूसरी सबसे बड़ी बात उनकी ये रही थी कि वो प्रत्याशी चयन में उन्होंने बहुत ढीला ढवाली करी और उन्होंने जो जीत के हकदार थे, यानी जो साइकिल पर पिछले 5 साल से मेहनत कर रहे थे, उनको दरकिनार किया उन्होंने, और उन्होंने जो बीजेपी से आए थे छोड़ कर उनको आयात किया और उनको टिकट दी। शायद यही कारण था कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी बुरी तरह से डूब गई, यानी अपने आप को वो सत्ता के जो बिल्कुल समीप पा रहे थे, यानी अपने आप को शायद वो मुख्यमंत्री घोषित भी कर चुके थे और समझ भी रहे थे कि शायद वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं। शायद यही कारण रहा उनकी हार में, और उनकी हार का यही कारण था जिस वजह से उन्होंने प्रत्याशियों के चयन में भारी लापरवाही की थी। यहाँ हम सिधौली विधानसभा की बात करें तो सिधौली विधानसभा पर 2012 में समाजवादी पार्टी की टिकट पर मनीष रावत चुनाव लड़े थे, लेकिन मनीष रावत 2017 में दोबारा जब चुनाव हुआ था वो वहाँ से चुनाव हारते हैं साइकिल से, और उसके बाद वो पूरे 5 साल 2017 से लेकर 22 तक पूरे 5 साल वो तैयारी करते हैं और टिकट का इंतज़ार करते हैं। लेकिन सिधौली विधानसभा पर अचानक से अखिलेश यादव का मन जो था वो भटक गया। यहाँ पर एक बार फिर से अखिलेश यादव ने गलती की और उन्होंने मनीष रावत को टिकट ना देकर, यानी साइकिल वाले व्यक्ति को टिकट ना देकर, उन्होंने बसपा से आए
हरगोविंद भार्गव को टिकट दिया और यही कारण रहा कि अखिलेश यादव ये सीट एक बार फिर से हार गए, क्योंकि साइकिल पे जो सवार थे 2012 में मनीष रावत, जिन्होंने 5 साल 2017 से लेकर 2022 तक मेहनत की थी साइकिल पर, उसको निकाल कर उन्होंने हरगोविंद को टिकट दिया था। यहाँ पर ये बताने वाली बात होगी कि मनीष रावत जब टिकट कटने से रोए थे तो जनता में एक अलग सा संदेश गया था, और यही संदेश था कि वो संदेश समाजवादी पार्टी के खिलाफ चला गया था। और यहाँ पर मनीष रावत ने भाजपा के दामन थाम लिया और वो भाजपा से चुनाव लड़ने के लिए तैयारी करने लगे। यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर मनीष रावत, जिस मनीष रावत को अखिलेश यादव ने हटा दिया था, उनको बिल्कुल कूड़ा समझकर फेंक दिया था, निकाल दिया था, वही मनीष रावत भाजपा के कमल से खिल गए और उन्होंने विधायक का चुनाव जीत लिया। समाजवादी पार्टी के हरगोविंद भार्गव को बुरी तरह से हरा दिया। ये थी अखिलेश यादव की टेक्निक, जिस टेक्निक से वो चुनाव लड़ रहे थे। दूसरा, मैं आपको यहाँ पर भी एक और उदाहरण देना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव ने मल्लावा सीट थी, ये भी हरदोई की सीट थी। पिछले 5 साल से जो तैयारी कर रहे थे समाजवादी पार्टी पर, सुभाष पाल, उनको भी दरकिनार करके किसी अन्य को टिकट दे दिया। यहाँ पर आपको बता दें कि सुभाष पाल जो पिछले 5 साल से साइकिल पर तैयारी कर रहे थे, वो कांग्रेस में जा बैठे। और यहाँ पर आप ये जानने वाली बात होगी, यहाँ पर जो नए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आए वो तो हारे ही, साथ में सुभाष पाल भी हार गए, क्योंकि सुभाष पाल का जो अपना वोट बैंक था वो भी काम नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का और उनका अपना वोट बैंक मिलकर वो जीत रहे थे। लगातार सर्वे में ये सामने आ रहा था कि सुभाष पाल अगर समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं तो वो जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर ये कहना बिल्कुल गलत ना होगा कि जो प्रभारी चुने गए थे समाजवादी पार्टी के, जो प्रभारी थे, जिनके हाथों में था कि प्रत्याशी चयन का, वो भी लगातार शायद गलत सूचना अखिलेश यादव तक दे रहे थे, तभी अखिलेश यादव ने शायद ये गलत फैसले कुछ कर डाले। यहाँ पर एक बात और बताने की होगी कि यहाँ पर बालामऊ विधानसभा से छतरपाल चुनाव लड़ रहे थे। छतरपाल की अच्छी खासी तैयारी थी, जन जन तक वो जा रहे थे। इसका वजह सर्वे में काफ़ी आ रहा था कि वो हर घर तक पहुंच रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जब टिकट का वितरण का समय आया तो रामबली वर्मा, जो कि एक IAS अधिकारी थे, उनको टिकट दिया गया। रामबली वर्मा बिल्कुल भी, उनके अंदर कोई एनर्जी नहीं दिखाई दे रही थी। जिस तरह से आप लगातार देख रहे होंगे कि एनर्जी उनके अंदर बिल्कुल नहीं दिख रही थी कि वो चुनाव जीत सके। यहीं पर उसके बदले में अगर छतरपाल को टिकट दिया जाता तो वो एनर्जेटिक व्यक्ति दिखाई दे रहा था, युवा था, तो शायद वो व्यक्ति चुनाव जीत सकता था, यानी एक सीट समाजवादी पार्टी की और बढ़ सकती थी। सबसे अहम सवाल यहाँ पर एक और है कि जो कि आप समझ सकते होंगे कि अखिलेश यादव जो अपने आप को मुख्यमंत्री साबित भी कर रहे थे, यहाँ पर उन्होंने पत्रकारों का बहुत अपमान किया। ये पत्रकारों का अपमान आज से नहीं कर रहे थे, ये पिछले काफ़ी वर्षों से, यानी जब वो 2012 में आए थे तभी वो छोटा पत्रकार या बड़ा पत्रकार कहकर लगातार पत्रकारों को अपमानित कर रहे थे। जबकि ये बात बिल्कुल आपको क्लियर बता दिया जाए कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने समाजवादी पार्टी को कभी जगह नहीं दी। अपने जो भी प्रसारण उसका रहा था, जो भी मीडिया कवरेज थी, उसमें बहुत कम उसको कवरेज दी थी। बावजूद इसके जो छोटी मीडिया थी, यानी जो यूट्यूब चैनल थे या कुछ छोटे चैनल थे, वो लगातार अखिलेश यादव के पॉजिटिव खबरें दिखा रहे थे। अखिलेश यादव लगातार उनको अपमानित कर रहे थे और लगातार उनको दरकिनार कर रहे थे और अपनी सभाओं में उनका लगातार अपमान कर रहे थे। क्या चीज? अरे नए हो पत्रकार यार, बहुत सीनियर नहीं हो तुम। अपना परिचय दे दो, सब जान जाए आपको। जाने कौन सा ये एनबी है। तो खास कारण ये भी रहा कि जो छोटे पत्रकार थे वो लगातार ये इस बात का पे सवाल उठाते रहते कि आखिर अखिलेश यादव जो पत्रकार हैं छोटे, यानी छोटे अखबारों के या छोटे चैनल के पत्रकार हैं, उनको अपमानित क्यों करते हैं। और यही रहा चुनाव में जो नतीजे आए, वो शायद यही नतीजे आए हैं, शायद उनको समझाने के लिए ये नतीजे आए हैं कि वो पत्रकारों का तो कम से कम ध्यान रखें। पत्रकार ही जो है, अगर एक छोटा पत्रकार भी मान लिया जाए तो कम से कम 500 लोगों को वो अपनी खबर दिखाता है। 500 लोगों का अगर खबर दिखाता है तो समझ लीजिए 500 वोट। और इस तरह से 500 करके बहुत सारे हज़ारों छोटे पत्रकार हैं। जबकि मेन स्ट्रीम मीडिया अगर एक व्यक्ति दिखाता है, एक मीडियाकर्मी अगर दिखाता है उनकी खबर को, तो शायद 5 लाख देख लेते होंगे। लेकिन 5 लाख से वो फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि 5 लाख व्यक्ति आपके अगेंस्ट जाकर
समाचार दिखा रहे हैं, जबकि छोटी मीडिया आपके फेवर में कई बार खबरें चलाती थी। जो सच्चाई थी वो आपको और जनता तक दिखाई देती थी, लेकिन जनता ने आपकी कोई बात को मानने से इनकार कर दिया और सिर्फ 5 किलो वाले, जो 5 किलो राशन मिल रहा था, उस पर अपनी मोहर लगा दी कि हमको अगले साल भी, अगले 5 साल भी हमें 5 किलो राशन से ही ठीक है। हमको नहीं चाहिए पेंशन, हमको नहीं चाहिए 300 यूनिट बिजली फ्री, हमको नहीं चाहिए और सुविधाएं, हमको कुछ नहीं चाहिए। हमको चाहिए तो 5 किलो राशन या फिर कानून व्यवस्था टाइट। यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि कुछ अफवाहें जो लगातार आम जनता तक जा रही थी, जो IT सेल भी लगातार भेज रहा था, वो ये था कि यादव और मुस्लिम का गठजोड़, अगर ये सरकार आती है तो यादव और मुस्लिम का जो गठजोड़ है वो प्रदेश भर में उत्पात मचा देगा। और ये संदेशा लोगों तक बहुत अच्छे से जा रहा था, लोग बहुत अच्छे से मान भी रहे थे उसको कि ये जो है संदेशा बहुत कारगर हो सकता है, इससे प्रदेश में काफ़ी दिक्कत हो सकती है, समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जो यादव और मुस्लिम गठजोड़ था, जनता इनसे भी आतंक में थी। ये खबरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल थी कि IT सेल के द्वारा कि यादव और मुस्लिम का जो गठजोड़ है उससे भी प्रदेशवासियों को खतरा हो सकता है और एक हिंदू, जो आम हिंदू है, उसको जो है दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। शायद यही कारण रहा कि अखिलेश यादव को यहाँ पर भी पटकनी मिल गई। यहाँ पर यह बात भी समझने वाली होगी कि अखिलेश यादव जो स्टार प्रचारक थे, यानी चाहे स्टार प्रचारक में कोई भी आप मान लीजिए, जया बच्चन थी, मगर जया बच्चन कभी भी दिखाई नहीं पड़ी, कहीं पर भी उनका मौजूदगी कहीं पर नज़र नहीं आई। इसके अलावा जो उनके प्रदेश अध्यक्ष थे नरेश उत्तम भी कहीं नज़र नहीं आए। तो आखिर क्या समाजवादी पार्टी सिर्फ अखिलेश यादव पर डिपेंड थी कि कहीं भी जा रहे थे वो सिर्फ अखिलेश यादव थे, उनका कोई और गठबंधन के उनके साथी नहीं थे? या तो गठबंधन के साथी में जयंत चौधरी दिखाई दे रहे थे या फिर राजभर। ये जो लोग थे वो लगातार इनके साथ ही प्रचार में दिखाई दे रहे थे, अलग से नहीं दिखाई दे रहे थे। तो क्या मतलब समझें इसका कि अखिलेश यादव के पास कोई स्टार प्रचारक नहीं था? स्टार प्रचारक थे तो वो क्या कर रहे थे? यहीं पर बीजेपी की मैं बात करूंगा तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक घर घर जाकर वोट मांगते नजर आ रहे थे। यहाँ तक कि जिसका मजाक उड़ाया जा रहा था भारत के गृह मंत्री अमित शाह कि वो थूक लगाकर शायद पर्चे बांट रहे हैं, वो यहाँ पर भी देखने वाली बात होगी कि वो पर्चे बांट तो रहे हैं लेकिन घर घर जाकर वो लोगों को समझा रहे थे कि आपको बीजेपी को वोट देने से क्या फ़ायदा हो सकता है या क्या नुकसान हो सकता है। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के पास जो थे, हर प्रत्याशी के पास कम से कम 10 जो थे RSS के सदस्य थे, जो सुबह 6 बजे ही उठकर प्रत्याशी को जगा दिया करते थे, बीजेपी के प्रत्याशी को, और उसको फील्ड में यानी मैदान में उतार दिया करते थे ताकि जाइए आप वोट मांगिए जाकर। और ये तैयारी इनकी 1 साल पहले से चल रही थी। तो ये सारा फ़र्क समाजवादी पार्टी और बीजेपी में बिल्कुल साफ नज़र आया था कि अखिलेश यादव के पास कोई स्टार प्रचारक नहीं था। यहाँ तक कि उन्हें करहल में भी मुलायम सिंह यादव की ज़रूरत पड़ गई थी। ये बात बहुत बड़ी है कि करहल में जो थे वयोवृद्ध जो हमारे राजनीतिज्ञ थे मुलायम सिंह यादव, वो करहल में जाकर उन्होंने अखिलेश यादव के लिए वोट मांगे थे। उस वोट का कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि अखिलेश यादव ने वहाँ से एक बार फिर इस्तीफ़ा देने का मन बना लिया है, क्योंकि वो सांसद हैं ऑलरेडी और सांसद रहकर वो अब विधायक नहीं रह सकते। तो इसलिए करहल में एक बार फिर चुनाव होगा क्योंकि उपचुनाव होना है वहाँ पर, तो क्योंकि अखिलेश यादव ने वो सीट छोड़ दी। ठीक है, यही कारण रहा है कि समाजवादी पार्टी काफ़ी पिछड़ गई और जो वो मुख्यमंत्री अपने आप को मान चुके थे पिछले 5 सालों से कि मैं 2022 का मुख्यमंत्री होऊंगा, समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी, तो ये भूल उनकी जो थी उन्हें सत्ता से बेहद दूर करती चली गई। यहाँ पर हमने ये आपको बताया कि अखिलेश यादव ने 2022 की जो तैयारी पिछले 5 साल से की थी, लेकिन वो उसमें सत्ता में आने में नाकामयाब रहे। यानी सत्ता में आने के लिए वो लालायित तो थे मगर सत्ता की कुर्सी तक वो पहुंच नहीं पाए। सियासत उनको जिस रंग में ढाल दिया वो उस रंग में चले गए, लेकिन आम जनता तक वो अपनी पैठ नहीं बना पाए। यहीं पर बीजेपी ने जो घर घर जाकर या घर घर पहुंच कर या सोशल मीडिया के ज़रिए उन्होंने हर व्यक्ति के दिल में अपनी जगह बना ली थी। 5 किलो राशन ने तो बहुत ही ज़्यादा उम्दा कार्य किया था कि देश की आधी जनता यानी उत्तर प्रदेश में तो आधी जनता ही 5 किलो राशन पर चली गई थी। तेल, चीनी, नमक, ये सब चीज़ें जो थी बीजेपी ने उसको लगातार देना शुरू किया था। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जो बिजली का यूनिट रेट था 6 रुपये, उसको 3 रुपये करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही थे। यहाँ पे मैं आपको एक बार और बताऊंगा कि जब कोरोना का वक्त था उस समय लोग मोदी से ज़रूर नफरत कर रहे थे कि मोदी जी ने ये किया,
मोदी जी ने वो किया। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री रहे थे योगी आदित्यनाथ लगातार मैदान में आकर बिना अपनी जान की परवाह किए हुए वो अस्पतालों में जा रहे थे और कोरोना के मरीजों से मिल रहे थे। दूसरे उसमें भी टर्म में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोरोना का जब यहाँ पे काफ़ी कहर ढाया जा रहा था, तब उस समय वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये बात कहने में सफल रहे कि मैं उत्तर प्रदेश में कोरोना के टाइम पर लॉकडाउन नहीं लगाऊंगा। और शायद ये बात भी लोगों के दिल में भर कर गई कि वो कोरोना के टाइम पर भी उन्होंने लॉकडाउन नहीं लगाया। यहाँ पर एक बात और मैं बताऊंगा, इससे पहले जो पहला लॉकडाउन था, यहाँ पर पुलिस ने आम जनता के ऊपर बहुत अत्याचार किया था, यहाँ तक कि उनको रोटी तक नहीं मिल रही थी। उस समय अगर वो एक रोटी भी कहीं से मिलती थी तो पुलिस उसको बहुत बुरी तरीके से मारती थी। इस बात से भी आम जनता के अंदर जो था काफ़ी नफ़रत थी बीजेपी से। लेकिन ये सब नफ़रत को योगी आदित्यनाथ ने बड़े प्यार से, बहुत सहनशीलता करके इसको नफ़रत को बिल्कुल मिटा दिया। और ये नफ़रत ही जो थी वो प्यार में जब बदली तो वही प्यार जो था वो वोट में तब्दील होकर योगी आदित्यनाथ का कद बड़ा करते हुए बहुत बड़ी जीत दिला दी, जिसके लिए वो जाने भी जाते हैं। और एक सन्यासी, यहाँ पर एक और बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ जो मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा था कि योगी आदित्यनाथ क्योंकि सन्यासी हैं, इनका बैंक बैलेंस भी देखा जाए तो मात्र 72 लाख रुपया इनके पास है। और वो 72 लाख रुपए जो हैं वो सिर्फ उनकी सैलरी के हैं, यानी जो उनके सांसद के समय की सैलरी थी, जो उनके विधायक के समय की सैलरी है और जो मुख्यमंत्री के उसके भत्ते या सैलरी है, सिर्फ वही उनके अकाउंट में जमा है। यानी टोटल कुल मिलाकर 72 लाख रुपए। और बाकी आप किसी सांसद को देखिए तो उनके अकाउंट में करोड़ों रुपया होगा। शायद यही बात रही थी कि लोगों के मन में योगी आदित्यनाथ के प्रति बेहद प्यार था। और यहाँ पर मैं आखिर में चलते चलते एक चीज़ और बताऊंगा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। शायद ये गीत लोगों के मन में भर चुका था, मैं भी गाता था जबकि मैं इस चीज़ का विरोधी रहा हूँ, लेकिन ये गीत जो था मेरे मन में भी आ रहा था बार बार कि जो राम को लाए हैं हम उनको लेके आएंगे। तो राम को कौन लाया था? वैसे राम को कोई ला नहीं सकता क्योंकि वो भगवान हैं, लेकिन फिर भी ये गीत ने बहुत ज़्यादा प्रभाव जो है ग्रामीण क्षेत्रों में डाला और शहरी क्षेत्र के युवाओं में बहुत खास, क्योंकि कहीं पर भी आप जाते थे ये गाना बजता हुआ ज़रूर आपको सुनाई देगा, जो राम को लाए हैं वो हम उनको लेके आएंगे। शायद यही कारण रहा कि जो राम को लाए यानी योगी आदित्यनाथ एक बड़ी भारी जीत के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि हो सकता है कि 2024 में वो शायद प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार भी साबित होंगे। ये बात इनके वो जो कद अभी आया, राजनीतिक कद जो सामने आया है उसके हिसाब से दिखाई देता है। अब बाकी बातें मैं आपको कांग्रेस के बारे में कल बताऊँगा कि कांग्रेस किस तरीके से एक राष्ट्रीय पार्टी, एक बड़ी पार्टी मात्र एक सीट पर आकर सिमट गई। कांग्रेस के बारे में बिल्कुल कल बताऊंगा कि किस किस लोगों ने, जबकि कांग्रेस पार्टी पैसा देती है चुनाव लड़ाने के लिए, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। यहाँ लखनऊ में बैठे जो उसके प्रदेश पदाधिकारी थे, इन्होंने उल्टा पैसा प्रत्याशियों से लिया और मनमाने तरीके से टिकट का वितरण प्रियंका गांधी से कराया। जबकि प्रियंका गांधी ने लगातार बहुत मेहनत की थी जिससे कि काफ़ी सीटें आनी चाहिए थी, लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है प्रियंका गांधी की मेहनत पर पानी फिर गया और पानी किसी और ने नहीं फिराया, उनके अपनों ने ही पानी फिरवा दिया। और यही कारण रहा था कि यूपी में कांग्रेस का सुपड़ा लगभग बिल्कुल तरीके से साफ़ हो गया, समझ लीजिए। ठीक है, तब तक चलता हूँ और एक बार फिर आपसे कल मिलूँगा, तब कांग्रेस के समीक्षा करूँगा आपके सामने। तब तक मुझे निर्दोष मोजिस को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। एन न्यूज़ साउथ सच का।